आने वाले तूफान से बेखबर राहुल अपने दोस्त अमित के साथ एक कैफे में बैठकर बचपन के किस्से याद कर रहा था। कई सालों की दूरी के बाद मिलने पर आज बातें खत्म ही नहीं हो रही थीं। राहुल और अमित उस जमाने के दोस्त हैं जब उन्हें बोलना भी नहीं आता था। हंसते हुए राहुल अमित से कहता है, भाई अच्छा हुआ तू हमेशा के लिए यहाँ मुंबई में शिफ्ट हो गया। अमित अपनी कॉफ़ी का सिप लेकर कहता है, वैसे तू मुझे तेरी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाला था, क्या हुआ उसका? राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी बोलने की आदत डाल ले अब। कल उसके बर्थडे पर मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। यह सुनते ही अमित खड़ा होकर राहुल को गले लगा लेता है। इसी बीच राहुल की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है। राहुल फ़ोन उठाकर कहता है, आयशा तुम 100 साल जियोगी, अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा था। दूसरी ओर से आयशा हंसते हुए कहती है, अब ये कौन से दोस्त से मेरी बुराई कर रहे हो? तभी अमित राहुल के हाथ से फ़ोन खींचकर अपना परिचय देता है और आयशा से जल्दी मिलने के लिए कहकर फ़ोन दोबारा राहुल को दे देता है। राहुल अमित से थोड़ी दूर जाकर आयशा से कहता है, शाम को मिलोगी या नहीं? राहुल, यही बताने के लिए मैंने फ़ोन किया था कि मेरी अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मुझे तुरंत वहाँ के लिए निकलना होगा और मैं तुम्हें कल ही मिल पाऊँगी। ओके कोई बात नहीं, ध्यान से जाना और पहुंचकर फ़ोन करना। राहुल अमित की ओर मुड़कर उसे सारी बातें बताता है और कैफ़े से निकल जाता है। जैसे ही वह अपनी बाइक पर बैठता है उसे ख्याल आता है, क्यों ना आयशा को सरप्राइज़ दे दूं। जल्दी मिल लेता हूं इससे पहले कि वह मीटिंग के लिए निकल जाए। राहुल अपनी बाइक मोड़कर आयशा के ऑफिस के नीचे पहुंचता है। वह बाइक से उतरने वाला ही होता है कि आयशा को ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आते देख लेता है। इससे पहले राहुल उसे आवाज़ दे पाता, वह देखता है कि आयशा एक नीली मर्सिडीज़ के पास जाकर एक लड़के को गले लगा लेती है और उसको किस कर लेती है। यह देखते ही राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसकी आंख से आंसू की एक बूंद गिरती है और वह उन पुरानी यादों में खो जाता है जब वो और आयशा एक दूसरे से मिले थे, जब उसने आयशा को पहली बार आई लव यू कहा था। राहुल को दुख हो रहा था लेकिन उससे ज़्यादा उसे आयशा पर गुस्सा आ रहा था। वह जैसे ही आयशा से जवाब मांगने के लिए आगे बढ़ पाता है, आयशा उस नीली मर्सिडीज़ में बैठकर वहाँ से चली जाती है। राहुल उनका पीछा करने की सोचता है मगर तब उसे ख्याल आता है कि ऐसा क्या अलग हो जाएगा, आखिर इससे बदतर क्या हो सकता है कि वह लड़की जिससे आप शादी करने की सोच रहे हो, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताने की सोच रहे हो, किसी और की बाहों में हो। राहुल ने आयशा को उसके हल पर छोड़ने का मन बना लिया और टूटा हुआ दिल लिए अपनी बाइक लेकर वहाँ से चला गया। राहुल को अब उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर बार बार खुद से पूछ रहा था कि आखिर क्या कमी हो गई थी। सोचते सोचते राहुल शहर के बाहर आ गया। दूर दूर तक फैली हरियाली और ढलती शाम उसकी यादों को और झंझोट रही थी। राहुल अपनी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसे अमित का कॉल आता है। बाइक चलाने की वजह से वह कॉल कट करके रोड पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन वो उसे दोबारा कॉल करता है। कोई इमरजेंसी होगी ये सोचकर राहुल अमित का फ़ोन उठाता है। तभी अचानक उसकी नज़र सामने से आते हुए ट्रक पर पड़ती है। खुद को बचाने के चक्कर में उसका बाइक पर से आपा खो जाता है और उसकी बाइक सीधा एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। खून से लथपथ राहुल की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। उसे सिर्फ बाइक से निकलता धुआं और खून से लथपथ उसके हाथ पैर नजर आते हैं। दर्द में कराहते हुए राहुल की आंखें बंद हो जाती हैं और अगले ही पर राहुल की आंखें खुलती हैं। वह झट से अपने आसपास देखने लगता है, अपने आप को एक अजीब सी दिखने वाली गुफा के अंदर जहाँ सिर्फ मसालें लगी हुई हैं। वहाँ पहुँचकर वो सोचता है, ये मैं कहाँ आ गया। सोचते सोचते जैसे ही राहुल आगे बढ़ता है, वह देखता है उसके सामने एक लंबी लाइन लगी हुई है जहाँ दूर कोई शख्स खड़ा है जिसे लोग बारी बारी मिल रहे हैं और उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। शायद यह आदमी यहाँ का केयर टेकर होगा, इसी से पूछता हूँ, यह सोचते हुए राहुल आगे लाइन में लग जाता है। जैसे ही वह अपने आगे वाले को आगे बढ़ने के लिए कहता है, वह आदमी बिना धड़े हिलाए अपना सिर घुमा देता है, मानो उसकी गर्दन में हड्डी ना हो। यह देखते ही राहुल के होश उड़ जाते हैं। वह वहीं खड़े होकर चिल्लाने लगता है, भूत भूत। यह सुनते ही उसके सामने खड़ा वही आदमी जोर से हंसने लगता है। अगर मैं भूत हूँ तो तुम कौन हो? ज़रा अपने पैरों पर तो नज़र डालो।
राहुल यह सुनते ही नीचे देखता। राहुल के दोनों पैर पूरी तरह से कटे हुए थे। वह अब तक हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो मर चुका हूँ। क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका नंबर आ जाता है। सामने खड़ा शख्स राहुल को करीब आने के लिए कहता है। उस शख्स ने लंबी काली पोशाक पहनी है। इतने मरे हुए लोगों के बीच वह अकेला मुस्कुरा रहा है। वो राहुल से कहता है कि आओ राहुल, मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस इतना ही समझ लो कि तुम मर चुकी हो और यहाँ तुम्हारा न्याय होने वाला है। राहुल यह सुनकर वहाँ से डर के भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपने शरीर में एक अजीब सी जकड़न महसूस करता है, जैसे किसी ने उसे दबोच रखा हो। वो मुड़कर देखता है। वो शख्स जो काली पोशाक में था राहुल की ओर मुस्कुराते हुए देख रहा है। उसने राहुल को अपने बड़े बड़े पंजों में जकड़ के रखा है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। राहुल की ये फरियाद सुनकर शख्स जोर जोर से हंसने लगता है। चलो अब और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा काम की बात करता हूँ। राहुल को एहसास हो जाता है कि यहाँ से भागना तो नामुमकिन है। इस आदमी की बातें सुनने में ही भलाई है। वह आदमी राहुल को कहता है, मेरा नाम नरकदूत है। मैं यहाँ लोगों के कर्मों का फल देता हूँ, मगर तुम एक स्पेशल केस हो, इसलिए तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलेगी। राहुल यह सुनकर अचंभे में आ जाता है और मैं कुछ समझा नहीं। नरकदूत मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें मैं पृथ्वी लोक दोबारा भेजूंगा, पर शर्त यह है कि